हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। What are biomolecules? Biomolecules किसे कहते हैं? Biomolecules कह सकते हो आप, biological molecules कह सकते हो। तो वो substances जो cells या living organisms से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं biomolecules। तो जो जितने भी carbon compounds हैं जो हमें living tissues से मिल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे biomolecules। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. Living organisms में को inorganic elements और compounds भी मिलते हैं इनसे। A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of a living tissue and dry it. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, थोड़ा अलग था, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट था वो। उसमें क्या किया गया था कि किसी ने वे किया था एक लिविंग टिश्यू को, उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है उसको वे किया था, ओके, उसे और फिर उसे ड्राई किया था। सारा का सारा जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया था ड्राई करने में। जो रिमेनिंग मटेरियल था, बचा कुचा जो मटेरियल था, उससे हमें मिला था ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, अगर हम उस टिश्यू को फुली बर्न करते हैं तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और रिमूव हो जाते हैं। अब जो बचा कुचा क्या रह जाता है, वो रह जाता है ऐश। इस ऐश में होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब भी देखे जा सकते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. तो ये जो elemental analysis है ये हमें basically living tissues का elemental composition देता है कि कौन कौन से elements basically उसमें present थे, जैसे hydrogen, oxygen, chlorine और carbon के form में, while analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissues। जबकि compounds के analysis से ये पता चला कि किस तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यूज में। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स जैसे एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, इन सब में। Amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. Hence they are called alpha amino acids. तो basically amino acids क्या है? तो प्रोटीन का एक सब यूनिट कह सकते हैं अमीनो एसिड को। तो जब चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स एक साथ होती हैं, मतलब मैं कहूँगा मोनोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, वो बनाते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके, और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे, ओके। और वो सेम कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे आपको क्या मिलेगा? अमीनो ग्रुप भी मिलेगा और आपको एसिडिक ग्रुप भी मिलेगा। हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इस वजह से इन्हें हम नाम देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। बेसिकली ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, ओके। जो चार सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, जो बेसिकली चार सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चार वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं कार्बन की। ये है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं आर ग्रुप। अब उस आर ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करके बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं। However, those which occur in proteins are only of 21 types. अब जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट है वो सिर्फ 21 टाइप्स के ही हैं। जो आर ग्रुप है वो बेसिकली इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स में जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन आर ग्रुप प्रेजेंट है ओके इन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स में तो उसे हम कहेंगे, उस अमीनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ओके तो एलिनीन। हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे सीरीन।
The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino carboxyl and the R functional groups. अब जो chemical और physical properties होती हैं amino acids की, वो basically amino carboxyl और R functional groups basically इनके through या इन पे depend होती हैं. Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic, example glutamic acid, basic, lysine and neutral valine amino acids. अब अमीनो मतलब अमीनो ग्रुप कितने हैं या कार्बोक्सिल ग्रुप्स कितने हैं, उनका नंबर कितना है, तो उसपे उसके बेसिस पे एसिडिक आपको मिल सकता है. एसिडिक अमीनो एसिड है तो एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड. बेसिक अमीनो एसिड है तो लाइसिन. और न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है वो अमीनो एसिड, तो उसे हम कहेंगे वैलिन. सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. और ऐसे ही एरोमेटिक अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं. अब कुछ नाम है यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के, जो है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन. तो ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड्स की कि ये आयनाइजेबल नेचर के होते हैं. ठीक है, तो NH2 और COOH ग्रुप जो है वो बेसिकली आयनाइज हो सकते हैं, आइंस फॉर्म कर सकते हैं. हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस. तो आयनाइजेबल नेचर होने के कारण सॉल्यूशंस में अलग अलग पीएच के अगर हम सॉल्यूशंस में अमीनो एसिड को रखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का वो हमें चेंज करता हुआ दिखेगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो A B C किस तरह से इन्होंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. ओके, तो मैंने आपको बताया था अमीनो ग्रुप है यहाँ पे. ओके, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप बी वाला जो देख सकते हो, ये बी है ज्विटर आयनिक फॉर्म. तो यहाँ पे NH3 प्लस अमीनो ग्रुप है और COO माइनस क्या है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप. तो ये आयनिक फॉर्म में मतलब आयनाइजेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड. लिपिड्स जो है वो जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये सिंपली फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं. एक फैटी एसिड जो होता है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है आर ग्रुप के साथ, और ये जो आर ग्रुप है वो मिथाइल भी हो सकता है CH3, इथाइल भी हो सकता है C2H5, या और भी आप नंबर बढ़ा सकते हो CH2 ग्रुप्स के. मतलब वो रेंज हो सकती है इसमें कार्बन की 1 to 19 कार्बन तक. एग्जाम्पल के तौर पे पाल्मिटिक एसिड देखा जाए तो उसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. फैटी एसिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं. इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं. एक और सिंपल लिपिड है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल, जिसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. बहुत सारे लिपिड्स जो होते हैं उसमें ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. यहाँ पे जो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो esterified होते हैं ग्लिसरॉल के साथ. They can be then monoglycerides, diglyceride and triglycerides. अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये monoglycerides भी हो सकते हैं, diglycerides भी हो सकते हैं, triglycerides भी हो सकते हैं. These are also called fats and oils based on melting point. अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इन्हें फैट्स और ऑयल्स भी कहा जाता है. ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ऑयल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है. एग्जाम्पल के तौर पे जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स. और विंटर्स में भी ये ऑयल की ही तरह रहता है. कुछ लिपिड्स हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है. इन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स की होती है बेसिकली वो. तो दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन. लेसिथिन इज वन एग्जांपल. लेसिथिन इसमें से एक एग्जांपल है. कुछ टिश्यूज हैं जैसे स्पेशली न्यूरल टिश्यूज अगर मैं बोलूं, ओके, नर्व सेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें लिपिड्स होते हैं जिनके कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको कार्बन कंपाउंड्स के नंबर देखने को मिलेंगे जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी पाई जाती हैं. सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसेस. इनमें से कुछ नाइट्रोजन बेसेस हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. ओके, अब इन नाइट्रोजन बेसेस में वही है प्यूरिन, पैरामिडीन. ओके, तो वो हम आगे देखेंगे. व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स. जब भी ये शुगर के साथ अटैच करते हैं नाइट्रोजन बेसेस, ओके, जब ये शुगर के साथ अटैच करेंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स. जैसे अगर मैं कहूँ एडेनिन है और उसे हमने शुगर के साथ अटैच कराया तो वो क्या फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोसाइड.
If a phosphate group is also found as esterified to the sugar, they are called nucleotides. अगर phosphate group जो है वो भी esterified है sugar से, तब हम कहेंगे उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोटाइड्स. अडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स. अडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन ये सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोसाइड्स मतलब विदाउट फॉस्फेट ग्रुप. Adenylate acid, thymidylate acid, guanylic acid, uridylic acid and cetidylic या cytidylic acid, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं. न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली. ओके, डीएनए और आरएनए जो है बेसिकली एक मेन फंक्शन है इसका कि जेनेटिक मटेरियल की तरह, बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जाना जाता है डीएनए और आरएनए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके. तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है C6H12O6, एक तरफ राइबोज शुगर दिखाई हुई है C5H10O5, ओके. और अमीनो एसिड्स यहाँ पे आप देख सकते हो तरह तरह के अमीनो एसिड्स हैं. ग्लाइसिन है, ओके, जब आपका H है, ओके, आर ग्रुप जो है वो H है. एलेनिन है जब मिथाइल ग्रुप है CH3, फिर सीरीन है ऐसे ही CH2OH अगर ग्रुप है. आर ग्रुप जो है वो CH2OH है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? सीरीन. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो फैट्स और ऑयल्स जिन्हें कहते हैं लिपिड्स, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो. फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड देख सकते हो आप यहाँ पे. फॉस्फोलिपिड देख सकते हो, लेसिथिन इन्होंने दिखा रखा है. लेसिथिन का स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ओके. ट्राइग्लिसराइड देख सकते हो यहाँ पे R1 R2 R3, ये बेसिकली R1 R2 3 R1 R2 R3 बेसिकली क्या है? तो फैटी एसिड्स हैं. फिर लास्ट आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग टिश्यूज में देखे जाते हैं, ओके, वो है मैंने आपको बताया था एडेनिन, ओके, जो प्यूरिन है बेसिकली एडेनिन, ग्वानिन, ओके, प्यूरिन है. यूरेसिल नीचे दिखा रखा है स्ट्रक्चर. पैरामिडीन है जो कि ओके नाइट्रोजन बेसेस हैं बेसिकली. एडेनिन भी नाइट्रोजन बेस है और जो आपका यूरेसिल है वो भी नाइट्रोजन बेस है, लेकिन फर्क इतना है एडेनिन प्यूरिन है और यूरेसिल पैरामिडीन है. तो न्यूक्लियोसाइड्स में मैंने आपको बताया था फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे अडानोसिन स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, ओके. एडेनिन लगा हुआ है तो अडानोसिन, यूरेसिल लगा हुआ है तो यूरिडीन. तो ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं. ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया था. न्यूक्लियोटाइड में मैंने कहा था फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एस्टेरिफाइड होता है शुगर से. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एडेनिन इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है तो क्या बन गया? एडेनाइलिक एसिड. तो बेसिकली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो दिस द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.